अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आप लोगों का लेक्चर यहाँ पे मैंने लास्ट ख़त्म किया था, एडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर। असल में मैंने वो ख़त्म नहीं किया था, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग खुद ही बंद हो गई और वहीं तक मुझे करना पड़ा। अब हम ये एडवांटेजेस देख रहे थे, तो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया था कि ये एडवांटेजेस हैं, इनको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है। और ये आई गेस इन्होंने 3 एडवांटेजेस लिखे हुए हैं और बीच में उनकी एग्जांपल भी दी हुई है, आपने पढ़ लिया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ उन्होंने इसमें बताई वो ये है कि कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर नॉट ओनली एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलेटर्स एंड देयर आर मेनी अदर ट्रांसलेटर्स एज वेल। अब यहाँ पे हम और ट्रांसलेटर्स को भी देख रहे हैं, यानी जो भी चीज़ आपकी एक लैंग्वेज को या किसी भी, अब आपको ऑटोमेटा में तो पता चल ही गया होगा कि लाइक एनीथिंग यू राइट एंड इट हैज़ अ लिटिल रूल्स, तो उसे लैंग्वेज कहते हैं। तो उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं किसी और चीज़ में, एक सोर्स से यानी उसका कोई मीनिंग बनाते हैं या उसे कहीं एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, तो उसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने ट्रांसलेटर्स की लिस्ट दी हुई है कि टेक्स्ट एडिटर्स भी ट्रांसलेटर होते हैं क्योंकि वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस हमारे पास बनाते हैं। फिर आपके पास लेक्स टूल होता है, इसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन देते हैं तो ये एक स्कैनर बना देता है, जनरेट करता है टारगेट कोड में। इसी तरह यैक टूल होता है, वो पार्सर जनरेट करता है। जावा कंपाइलर है, वो कंपाइल करता है जावा लैंग्वेज को और उसका जावा बाइट कोड बना देता है, जो मेरा ख्याल है कि मैंने आप लोगों को भी पीछे बताया भी है। फिर क्रॉस कंपाइलर है, वो C++ का कोड बनाता है। देखिए, क्रॉस कंपाइलर है, सोर्स कोड उसका जावा है और बना क्या रहा है, वो C++ का कोड बना रहा है। डेटाबेस क्यूरी ऑप्टिमाइजर है, वो SQL आप उसे देखते हैं, क्यूरी वैल्यूएशन प्लान आ जाता है और इसी तरह ये टेक्स्ट फॉर्मेटर का भी लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कंपाइलर्स हैं और इसके अलावा हमारे पास इंटरप्रेटर है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ट्रांसलेटर्स में आती है। अब हमारे पास है टिपिकल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी जिसमें हम टिपिकल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम देखेंगे। तो टिपिकल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम अभी हमने इस बुक में भी पढ़ा था। जब इस बुक में, यानी ये जो आपकी कंपाइलर्स की बुक, ये हमारा था टिपिकल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अच्छा, अब जब यहाँ पे हमने इसको पढ़ा तो आप ये देख सकते हैं कि हमने ये एक पैराग्राफ पढ़ा इसके लिए, लाइक इट्स जस्ट लाइक 3 पैराग्राफ्स बट वेरी शॉर्टर वंस। अभी जब हम लैंग्वेज प्रोसेसर को यहाँ पे इस बुक में इन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इसे डिटेल से भी एक दफ़ा देख लें। अब आप यहाँ देखिए कि इन्होंने प्री प्रोसेसर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, दैट व्हाट इज़। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम खुद से बनाई है, दोबारा वाली डायग्राम बनाई है, आप दोनों में से किसी भी डायग्राम को कंसीडर कर सकते हैं। और फिर उन्होंने प्री प्रोसेसर के सारे काम जो वहाँ पे बहुत शॉर्टली लिखे हुए थे, यहाँ पे बहुत डिटेल से लिख के एक्सप्लेन किया आपको कि मैक्रो प्रोसेसिंग होती है, फाइल इंक्लूजन होती है, रैशनल प्री प्रोसेसिंग, लैंग्वेज एक्सटेंशन एंड ऑल दीज थिंग्स आर परफॉर्म। यू विल स्टडी देम। आप इनको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। और यहाँ पे बताया गया कि सिंपल सी प्रोग्राम और फिर प्री प्रोसेसर के बाद जो आउटपुट है वो किस तरह आता है। अच्छा, अब किस तरह आ रहा है, दैट इज़ नॉट योर वर्क राइट नाउ। कि आप इस पे परेशान हो कि मैम ये ऐसा था तो वैसा कैसे हो गया, दैट्स नॉट राइट नाउ और कंसर्न। अभी हम ये देख रहे हैं कि प्री प्रोसेसर करता क्या। फिर आपके पास कंपाइलर है। अब कंपाइलर के देखिए, यहाँ पे उन्होंने बस 3 लाइन में कंपाइलर का बता दिया। वजह क्योंकि अभी आपने डिटेल से कंपाइलर को ही पढ़ना है, तो अभी यहाँ पे हम इसकी डिटेल नहीं पढ़े। हम कह रहे हैं कि ठीक है जी, कंपाइलर है वो चेंज कर देता है असम्बलर के पास। फिर अब असम्बलर जो है वो आपकी जो चीज़ें बना देता है। आप यहाँ पे देखें कि ये अगर C का कोड हो तो ये उसका असेंबली कोड बनेगा। अब ये कंपाइलर को दिया और कंपाइलर ने हमें ये रिजल्ट दिया। कंपाइलर के बहुत फेजेस हैं, उसने उस सारे फेजेस के बाद हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड किया और उसके बाद हमने आगे काम किया तो हमारा काम हो गया। लेकिन अब कंपाइलर ने ये रिजल्ट कैसे बनाया है, तो आपको हम एक डायग्राम में, मैं ये इस डायग्राम को लेके यहाँ पे इस डायग्राम, यानी ये स्क्रीनशॉट है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज एक्चुअली अवर वर्क। हमने देखना है कि किस तरह ये इस तरह बनता है और उसके बाद असम्बलर ट्रांसलेटर इसको इस कोड में, मशीन रीलोकेटेबल कोड में चेंज कर देता है और फिर मशीन आपकी ये कोड अंडरस्टैंड करती है और जो इंस्ट्रक्शंस आपने यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में दी होती हैं वो इस तरह लेके उसको अंडरस्टैंड करता है। यहाँ पे इन्होंने एक और बात भी बताई हुई थी कि मशीन कोड इज़ ऑफ 2 टाइप, 1 इज़ एब्सोल्यूट, ये दिया हुआ है, मशीन कोड इज़ ऑफ 2 टाइप
One is absolute machine code and other is relocatable machine code. So the machine code with actual memory address is called absolute machine code, जिसके पास actual memory उसको दी जाती है. और generally the assembler produces the machine code with relative addresses which is called relocatable machine code. अब आपको इन चीज़ों में differences पता होने चाहिए. चले मैं इसको भी highlight कर देती हूँ ताकि आपको ये जहन में हो कि आपने चीज़ें करनी है. उसके बाद लिंकर और लोडर का काम बताया हुआ है इन्होंने. आगे लिंकिंग का प्रोसेस बताया हुआ है. ये देखें लिंकर है, ये आपकी फाइल्स जो है लाइब्रेरी फाइल्स, ऑब्जेक्ट फाइल्स और DLL एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इन सबको लिंक कर रहा है. फिर आपके पास लोडर का प्रोसेस, लोडर का सारा सिस्टम लिखा हुआ है. इसको भी आप एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे बिकॉज इट्स जस्ट मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ. फिर आगे हमारे पास आ गए हैं डिज़ाइन फेजेस ऑफ कंपाइलर, राइट. तो अब जब हम डिज़ाइन फेजेस की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन फेजेस में ये देखें, ये सारे हैं इसके डिज़ाइन फेजेस, लेकिन हम डिज़ाइन फेजेस को इस जगह पे स्टडी करेंगे बिकॉज आई थिंक दोनों ने ही बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन डिज़ाइन फेजेस को जो ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है इस बुक में वो बहुत अच्छा है. तो इस बुक में भी मैंने आपको दरमियान से अभी तक कुछ स्किप नहीं करवाया. अभी तक हम इसके 5th पेज पे हैं और इसके हम लोग 11th पेज पे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कैरेक्टर स्ट्रीम जो है वो जाती है पहले फेज में, दैट इज लेक्सिकल एनालाइजर. वो बनाता है एक टोकन स्ट्रीम. टोकन स्ट्रीम जाती है सिंटैक्स एनालाइजर के पास जो क्रिएट करता है एक सिंटैक्स ट्री. सिंटैक्स ट्री सिमेंटिक एनालाइजर के पास जाता है और सिमेंटिक एनालाइजर भी सिंटैक्स ट्री ही क्रिएट करता है. वो सिर्फ ये देखता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो ठीक है कि नहीं ठीक. फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होती है, वो कोड बन जाता है. फिर मशीन को ये ऑप्टिमाइजेशन है 2 जगह और दरमियान में कोड जनरेट होता है. और आपके पास साइड पे चलता है सिंबल टेबल जो कि सब यूज़ करते हैं. अब आप यहाँ पे देखें सिंबल टेबल की सबके साथ इन्होंने एरोज लगा के बताया हुआ है कि हर फेज सिंबल टेबल यूज़ करता है और हर फेज में एरर हैंडलिंग भी होती है. और एरर हैंडलिंग के लिए हमने अगर कोई चीज़ बनाई हुई है तो उसको भी यूज़ किया जाता है. अब उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब इसका जो मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी. हम सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस का देखेंगे कि ये हमारे पास सबसे पहला फेज होता है अपने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में. और ये क्या करता है, the lexical analyzer reads the stream of characters making up the source program and groups the characters into meaningful sequences called lexemes. For each lexeme, the lexical analyzer produces as output token of the form token name और उसका एट्रीब्यूट वैल्यू. यानी आप हर एक स्ट्रीम उस चीज़ को पढ़ते हैं और उसका एक टोकन बना देते हैं. दैट इट पासिस टू द सब्सिक्वेंट फेज सिंटैक्स एनालिसिस इन द टोकन. द फर्स्ट कंपोनेंट टोकन नेम इज एब्स्ट्रैक्ट सिंबल दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग द सिंटैक्स एनालिसिस एंड द सेकंड कंपोनेंट एट्रीब्यूट वैल्यू पॉइंट आउट एन एंट्री इन द सिंबल टेबल. जब आप सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो उसको मैं आपको यहाँ पे उसकी डायग्राम दिखाती हूँ. ये देखें, लेट्स से कि ये एक स्टेटमेंट है पोजीशन इनिशियल इज प्लस रेट इनटू 60. लेक्सिकल एनालाइजर को आपने जब ये दिया तो इसने ये टोकन स्ट्रीम प्रोड्यूस की है. ये है आपकी पूरी टोकन स्ट्रीम. ये टोकन स्ट्रीम उसने प्रोड्यूस की है. उसने पोजीशन इनिशियल और रेट को आईडी मींस आइडेंटिफायर, ठीक हो गया. 1 2 3 ये हमारे पास सिंबल टेबल की एंट्रीज शो कर रहे हैं. देखें 1 2 3 सिंबल टेबल में आपने जिस जगह उनको एंटर किया और फिर उनकी आगे वैल्यू या जो भी चीज़ है वो हमने लिख दी, ठीक हो गया. अब यहाँ पे आप देखें, ये अब आप क्या कह रहे हैं, ये टोकन होता है टोकन नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू. तो आप यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास है पोजीशन इनिशियल 60 रेट, तो पोजीशन इज अ लेक्सीम. लेक्सीम का मतलब ये है कि असल में जब आप इसे देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना मीनिंगफुल सीक्वेंसेस. मीनिंगफुल सीक्वेंसेस का मतलब क्या है कि आपने जब पोजीशन दिया, अब आपके कंप्यूटर को क्या पता है कि पोजीशन क्या है. लाइक मैं पोजीशन बोल रही हूँ, आपको पता है कि इसके स्पेलिंग POSITION है, लेकिन कंप्यूटर डजंट नो दैट. सो वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड है. वो आपकी लैंग्वेज के साथ चेक करते हैं जिस लैंग्वेज में आपने काम लिखा होता है, और वो पता चलता है कि जी ये तो आइडेंटिफायर है और ये कोई मीनिंगफुल चीज़ है, तो वो उसने अलहदा कर लिया और उसकी लेक्सीम बना ली. अब ये एक लेक्सीम है, इसको मैप किया है टोकन में, और टोकन क्या है आपके पास ID and 1.
where ID is abstract symbol standing for identifier and 1 points to the symbol table entry position for position, and the symbol table entry for identifier holds information about the identifier such as its name and type. अब जब आप सिंबल टेबल में एंट्री करते हैं तो सिंबल टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन सारी लिखी जाती है कि अगर आप ये पोजीशन है तो इस पोजीशन की टाइप क्या है, यानी एक आइडेंटिफायर है उसकी टाइप क्या है, और उसका नेम, उसकी और भी कोई चीज़ अगर हमने वो करनी हो। अब इसी तरह देखें आगे उन्होंने कहा है कि आपका जो इक्वल सिंबल है इसको भी हमने टोकन बना दिया, इसी तरह टोकन बना दिया आपने इसका। सो सिंस द टोकन नीड्स नो एट्रीब्यूट वैल्यू, इसमें हमने कोई एट्रीब्यूट वैल्यू वगैरह नहीं ली तो इसलिए इसमें कोई मसला नहीं। फिर इनिशियल को दोबारा से आपने दूसरी ID2 बनाया। इनिशियल भी एक लेक्सीम है क्योंकि ये मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है, ये सिंबल्स है या जो भी आप कह दें, ठीक है, अल्फाबेट्स है। उसके बाद इसकी भी एंट्री हमने इनिशियल कर दी। 2 ID जो है वो आइडेंटिफायर के लिए स्टैंड करता है और 2 जो है वो उधर उसकी एंट्री। फिर प्लस का साइन है उसे हमने एज इट इज़ यूज़ किया। फिर हमने रेट को भी आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ किया और इसको ID3 कहा, और फिर ये फिर से सिंबल है, और 60 जो है ये फिर से हमारे पास क्या है, दैट इज सॉरी ये है आपके पास, क्या उसे कहते हैं, नंबर्स हैं, सॉरी दीज आर नंबर्स, ऑलराइट। अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास लेक्सिकल एनालाइजर में अब इसके बाद ये प्रोड्यूस करता है, यानी आप जब लेक्सिकल एनालाइजर को एक सेंटेंस देते हैं तो आपके पास ये एक टोकन स्ट्रीम जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, और ये हमारे पास एक टोकन स्ट्रीम प्रोड्यूस हो गई है। ये लेक्सिकल एनालाइजर का काम है, लेकिन ये एक बहुत लंबा काम है, हम इसको डिटेल से हमने इसको पढ़ा भी है। आई वुड से कि मैंने आपको लेक्सिकल एनालाइजर वाली लेक्चर्स भी ऑलरेडी दिए हैं, तो वो आपको समझ आ रही होगी कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से करते हैं। फिर ये जाता है सिंटैक्स एनालाइजर के पास जो कि एक तरह से ट्री बना देते हैं। अब आप इस ट्री को देखें तो यहाँ पे इन्होंने इसे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि सिंटैक्स एनालिसिस क्या करता है। ये सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर है, ये सिंटैक्स एनालिसिस या पार्सिंग करता है, और the parser uses the first components of the tokens produced by lexical analyzer to create a tree-like intermediate representation that depicts the grammatical structure of the token stream. The typical representation is a syntax tree in which each interior node represents an operation and the children of the node represent the arguments of the operation and syntax tree. अब इसका इन्होंने यहाँ पे तो नहीं बताया हुआ, चले मैं आपको इधर ऊपर से दिखाती हूँ कि सिंटैक्स ट्री इन्होंने कैसा बनाया है। ये देखें, ये तो इसकी एग्जाम्पल है ना, इसके लिए मैंने पिक्चर बनाई हुई थी। ये देखें, अब यहाँ पे आपको सिंटैक्स ट्री समझ आएगा कि आपके पास है आइडेंटिफायर। ये देखें असल में क्या हो रहा था कि रेट और 60 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हर नोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पास रेट और ये 60 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखें नोड्स को, और ये जो हेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेशन को। 60 और ID3 यानी रेट जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, और फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ स्टोर होगा। फिर ये वाला आंसर ऐड होगा ID2 में, दैट इज इनिशियल। इनिशियल के अंदर ये आंसर स्टोर होगा, और इसमें नहीं, इनिशियल और ये आंसर जो है वो एक दूसरे में जमा होंगे। ये दोनों नोड्स हैं और ये हेड इसका रिप्रेजेंट कर है, और फिर जो ये आंसर यहाँ पे आएगा ये इक्वल होगा ID1 के, यानी पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी जैसे आप कोई जमा कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें जमा करेंगे, वो इसके बराबर आ जाएगा। तो दिस इज सिंटैक्स ट्री में उन्होंने बता दिया कि सिंटैक्स कुछ इस तरह चलेगा। सिमेंटिक एनालिसिस में वो देख रहा है कि सिमेंटिकली मीनिंग प्रिजर्व हो रहा है और उसका मीनिंग ठीक है या नहीं ठीक। तो आप ये देखें कि ये हमारे पास आ रहा है सारा सिंटैक्स एनालिसिस। उसके बाद सिमेंटिक्स में हमने उसकी टाइप चेकिंग की। ये देखें टाइप चेकिंग हम करते हैं, और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उन सारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं। अगर आपने किसी एक टाइप को दूसरी टाइप में चेंज करना है, जैसे आपकी एक चीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी चीज़ जो है वो उसकी टाइप ठीक नहीं है, या आपका जो आंसर है वो फ्लोट को एक्सेप्ट नहीं करता, डेसिमल पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आंसर में वो आ रहा है, तो इस किस्म के अगर मसाइल आपके पास आ रहे हैं तो आप उन चीज़ों को भी सिमेंटिक्स में ठीक कर लेते हैं। और ये सब करने के बाद हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन करते हैं। अब जब आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन किया तो आप ये देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द सोर्स प्रोग्राम टू टारगेट अ कंपाइलर में कंस्ट्रक्ट वन और मोर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन विच हैव अ वैरायटी ऑफ फॉर्म। सिंटैक्स ट्रीज आर द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, दे आर कॉमनली यूज्ड इन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स एनालिसिस। यानी आपको बता रहा है कि ये सारी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस होती हैं।
आप जब लेक्सिकल एनालाइजर से शुरू करते हैं और जब तक आप अपने कंपाइलर के एंड तक नहीं पहुंचते तो हर एक रिप्रेजेंटेशन जो फेज पे आती है उसे हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। यानी जब आपने टोकन स्ट्रीम बनाई, फिर जो सिंटैक्स ट्री है वो भी एक रिप्रेजेंटेशन है, फिर उससे अगली भी रिप्रेजेंटेशन है और वो दरमियान में चल रही है, तो हम उन्हें इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस कहते हैं। इन रिप्रेजेंटेशंस के बाद आप इंटरमीडिएट कोड बनाते हैं। सो आफ्टर सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स एनालिसिस ऑफ द सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर में generate an explicit low level machine like intermediate representation which can link which we can think of a program for abstract machine. This intermediate representation should have two important properties. It should be easy to produce and it should be easy to translate into target machine. अब ये जो कोड है ये हम बनाएंगे, इसे हम कहते हैं 3 एड्रेस कोड भी इन्होंने ये कहा हुआ। अब आपके पास क्या है कि आपने सबसे पहले कहा कि आपके सबसे पहले जो कोड है वो ये है कि T1 इज इक्वल्स टू इंट टू फ्लोट 60। ये इन्होंने पीछे एक बताया यहाँ पे बात कि हम इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने आपको इतनी डिटेल से नहीं बताया। फिर उन्होंने T2 पे कहा कि जी ID3 को हम T1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर T3 में उन्होंने कहा कि ID2 में हम T2 ऐड कर रहे हैं और फिर एंड पे T3 जो है वो ID1 जो है वो T3 के बराबर होगा और वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको मैं दोबारा से इधर जाके आपको डायग्राम से बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पे था, हमने इस पॉइंट से शुरू किया कि सबसे पहले हमने इसको, ये इंटीजर में था, इसे फ्लोट में कन्वर्ट किया 60 को, ये आपने सबसे पहले लिख दिया। फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 60 को, तो ये आपने ID3 के साथ जो T1 में आपने काम किया था कि उसे चेंज किया, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक हो गया। फिर जो आंसर आया वो T2 में स्टोर हुआ, तो यहाँ पे अब आ गया आपके पास T2। इस T2 को आपने इसमें ऐड करवाया, तो IDE2 प्लस T2, ID2 प्लस T2। अब ये जो ऐड हो गई, ये आंसर स्टोर हुआ T3 में, और ID3 को आपने T3 के, ID1 को आपने T3 के बराबर लिख दिया। तो ये असल में ये जो सारा काम हुआ इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन की। इसके बाद हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन की। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन में हम ये क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कोड ऑप्टिमाइजेशन में हम ये देखते हैं कि हो सकता है हमने कोड में कुछ बातें ऐसी लिखी हो जिनकी ज़रूरत ना हो, और अगर हम उन्हें कट डाउन कर दें तो हम अपनी लाइन ऑफ कोड बचा लें। आप यहाँ पे देखें कि अगर आप ये ID3 को डायरेक्ट 60.0 से मल्टीप्लाई करवा के उसमें ऐड करवा दें, देखिए हमने 4 को हमने 2 में कन्वर्ट कर दिए। ये आपकी 4 लाइंस ऑफ कोड है, इन्हें आपने 2 में कन्वर्ट कर दिए। हालांकि दोनों बिल्कुल ठीक काम करें, ये और ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तो हमने ऑप्टिमाइज किया कोड को। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो अगर 4 लाइनर कोड को आपने 2 लाइनर में चेंज कर दिया, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आपके पास 100 लाइंस ऑफ कोड हो तो आप उन्हें 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर आपको पता है जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो यू गेट द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड, तो आप उनको शॉर्टर करते जाते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप चीज़ों को शॉर्टर करें, ऑप्टिमाइजेशन करें, अननेसेसरी चीज़ों को निकाल दें। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ कोड ऑप्टिमाइजर कि वो इनको शॉर्टर करता है। और आप टेक्निकली देखें तो ये बिल्कुल ठीक है। हमने इनटू फ्लोट को कन्वर्ट डायरेक्टली कर दिया और उसे ID3 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया, और वो T1 में स्टोर हुआ, और T1 को हमने सीधा ID2 में ऐड करवा के ID1 के बराबर भी कर दिया, और हमने इंटरमीडिएट चीज़ों को, यानी जो मुफ्त में हमारे लाइंस चल रही थी, उनको हमने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद हम एंड में क्या करते हैं, कोड को जनरेट करते हैं। तो आप ये देखें कि हमने ये कोड जनरेट कर दिया, ये मैं भी आपको आगे समझाती हूँ। आप यहाँ पे देखें, ये तो था हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये हमने इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया। अच्छा, आप अगर इसे सबको पढ़ेंगे तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी इजी। वही कुछ है जो मैं आपको बता रही हूँ, एक दफ़ा प्लीज़ स्टडी कर लीजिएगा। ये कोड ऑप्टिमाइजेशन है, और यहाँ पे अक्सर जगह लिखा भी जाता है कि हम कोड ऑप्टिमाइजेशन को स्किप भी कर देते हैं समटाइम्स। उसका होता यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में आप मीनिंग बदल देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर दें तो मसला हो जाता है। तो आप कभी कभी कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि हो सकता है कि आप कोड ऑप्टिमाइजेशन, हम लोग टाइम भी तो बचा रहे हैं, स्पेस भी बचा रहे हैं। हम कहते हैं कि जी
हमारे पास क्योंकि 10 लाइंस ऑफ कोड है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वी वांट कि 8 लाइंस ऑफ कोड हो जाएं, तो जी इसे ऑप्टिमाइज़ करें। अब वो जो 2 लाइंस आप कम कर रहे हैं वो शायद 2 सेकेंड्स में रन हो जाए, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जब आप ऑप्टिमाइज़ करें तो आपको 10 मिनट्स लग जाए उसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और उससे थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ जाए मीनिंग में, तो ये जो चीज़ है ये गलत हो जाएगी। आपने उस पर ज़्यादा टाइम लगा दिया ऑप्टिमाइजेशन में और आपको रिजल्ट बहुत थोड़ा मिला, तो ऐसे केसेस में आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते। दूसरा केस ये है कि आप मीनिंग चेंज कर देते हैं, तो तब भी आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते, क्योंकि फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना ऑप्टिमाइजेशन करने का। तो ये 2 चीज़ें जो हम वो अवॉइड करते हैं, वरना हम कर लेते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है कोड जनरेशन। अब हम यहाँ पे कोड जनरेशन करते हैं तो हम असल में क्या करते हैं, द कोड जनरेशन टेक्स एज इनपुट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम, और उसको मैप करते हैं हम टारगेट लैंग्वेज में। टारगेट लैंग्वेज अगर मशीन लैंग्वेज है, मशीन कोड है, रजिस्टर्स और मेमोरी लोकेशंस आर सिलेक्टेड फॉर ईच वेरिएबल यूज्ड बाय द प्रोग्राम। हम रजिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ हम जब आर कह रहे हैं तो ये रजिस्टर ही हम कह रहे हैं। हम यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम 2 रजिस्टर यूज़ करते हैं, R1 और R2। तो आप कैसे उसे चेंज करेंगे कि लोड, ठीक है, द F इन ईच इंस्ट्रक्शन टेल दैट इट डील्स विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। लोड F यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है रजिस्टर 2, और रजिस्टर 2 में आप ID3 की वैल्यू जो है वो स्टोर करवा देते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें, द कोड इन 1.5 लोड्स द कंटेंट्स ऑफ एड्रेस ID3 इनटू रजिस्टर 2। आपने ये करवा लिया। फिर मल्टीप्लाई, ये MUL मीन्स मल्टीप्लाई, F फ्लोट से डील कर रहे हैं आप, और R2 रजिस्टर 2 के अंदर ही रहते हुए रजिस्टर 2 को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यानी रजिस्टर 2 के कंटेंट्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 60 के साथ, और उसको स्टोर कहाँ कर रहे हैं, रजिस्टर 2 में ही कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, रजिस्टर 2 को लोड किया और उसमें ID3 स्टोर करवाई। फिर रजिस्टर 2 के जो कंटेंट्स हैं, रजिस्टर 2 के जो कंटेंट्स हैं दैट इज ID3, उसको मल्टीप्लाई करवाया 60 के साथ, जो आंसर आया उसे रजिस्टर 2 में ही स्टोर रहने दिया। फिर आपने लोड किया रजिस्टर 1 और उसमें ID2 की वैल्यू स्टोर करवाई। अब आपने ऐड करवाया है रजिस्टर 1 के कंटेंट और रजिस्टर 2 के कंटेंट्स को। तो रजिस्टर 1 का कंटेंट है आपके पास ID2 और रजिस्टर 2 का कंटेंट है आपके पास ID3 मल्टीप्लाइड बाय 60। वो आंसर R2 में स्टोर हुआ, तो उन दोनों को आपने ऐड करवाया, ऐड करवा के R1 में ही स्टोर करवाया, और फिर आप यहाँ पे ID1 के बराबर पुट कर रहे हैं R1 को, यानी R1 की वैल्यू आप ID1 में को शो करवा रहे हैं, यानी उनको इक्विवेलेंट कर रहे हैं, और आपका आंसर आ गया। फिर आपके पास है सिंबल टेबल मैनेजमेंट। चले हम इसे बाद में देखते हैं। अब आप यहाँ पे इधर भी जो आपके पास लेक्सिकल एनालिसिस है या डिज़ाइन फेजेस हैं। अब आपके पास, अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि मैं आपको तीनों बुक्स से क्यों पढ़ा रही हूँ, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को अब उस बुक में कुछ चीज़ें, अब देखें उस बुक में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई जो यहाँ पे अब यहाँ पे लिखी हुई हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर को हम स्कैनर भी कहते हैं, ठीक हो गया जी। और स्कैनर ग्रुप करता है इनपुट स्ट्रीम कैरेक्टर्स को इनटू स्ट्रीम टोकन्स और कंस्ट्रक्ट करता है। अब आप यहाँ पे देखें कि इन्होंने लिखा हुआ है कि हम टोकन्स कैसे बनाते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स, कमेंट्स, पंचुएशन सिंबल्स। अच्छा, आपकी लैंग्वेज में यही सब चीज़ें होती हैं ना, इन सब के हम बनाते हैं कीवर्ड टोकन्स। तो अब आपको जब कोई स्ट्रीम मिलती है, इनपुट स्ट्रीम, तो उसको हम लॉजिकल यूनिट्स में जब चेंज करते हैं तो आप इस तरह चेंज करते हैं। ये देखें, अब ये यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और उस बुक में भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बोथ बुक्स आर वेरी गुड। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज टू डिफाइन द रूल्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग द टोकन्स बाय स्कैनर। तो हम ये इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह हम यूज़ करते हैं, और हम लोग ऑटोमेटेड स्कैनर्स भी जो है वो जनरेट करते हैं लेक्स और फ्लेक्स टूल से, वो हम देखेंगे कि किस तरह। अब आप यहाँ पे देखें कि अब आपके पास ये स्टेटमेंट थी, इफ़, कहाँ गई ये स्टेटमेंट, कहीं लिखी होगी, नहीं, ये एग्जाम्पल है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज इक्वल्स टू 100 एल्स y इज इक्वल्स टू 100, यानी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है।
अब उन्होंने इस स्टेटमेंट को आपका बताया हुआ कि ये लेक्सिकल एनालाइजर को आपने स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स दी है तो इसने कैसे टोकन्स बनाए आपके पास। अच्छा, ये इस तरह की फिर एग्जांपल्स भी आपके पास आएंगी। मैं आपको कोई प्रोग्राम दूंगी और मैं कहूँगी कि उसके टोकन्स बनाएं, तो आपको टोकन्स बनाने होंगे। अब आपको इस तरह चीज़ें मिलेंगी पेपर में कि मैं आपको कोड दे रही हूँ और आप उसका लेक्सिकल एनालिसिस करके मुझे बता रहे हैं। अब आप देखें, इफ़ इज़ अ कीवर्ड, दिस इज़ एन ऑपरेटर, एक्स इज़ एन आइडेंटिफायर, दिस इज़ ऑल्सो ऑपरेटर, 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 नंबर, कीवर्ड, आईडी, ऑपरेटर, नंबर एंड ऑपरेटर। अब आपको ये पता होना चाहिए ऑपरेटर्स कौन से हैं, आइडेंटिफायर्स कौन से हैं, कीवर्ड्स कौन से हैं एंड ऑल दैट स्टफ। और अब आपके टोटल बन गए 14 टोकन्स। अच्छा, ये भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं और मैं आपको कहूं कि जस्ट टेल मी अबाउट द टोकन्स, कितने टोकन्स बन रहे हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह टोकन्स को वो कर रहे हैं। अच्छा, अब टोकन्स हो गए ना लेक्सिकल एनालिसिस में। अब उसके बाद आपके पास है सिंटैक्स एनालिसिस, राइट। अब सिंटैक्स एनालिसिस में आप क्या करते हैं कि आप उसमें चेक करते हैं सिंटैक्स और गिवन स्टेटमेंट, या इसे हम पार्सर भी कहते हैं। अब आप इसके में एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाली एग्जांपल, ये है जी हमारी एग्जांपल। लेट्स से ये है और हम इसका ट्री जनरेट करें। अच्छा, ये जो मैंने आपको इसमें आप इसलिए पढ़ाया था इस वाली बुक से कि यहाँ पे हमने एक ही एग्जाम्पल लेके उसका सारा काम किया था, ठीक हो गया। इस बुक में सिर्फ ये डिफरेंस है कि हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं स्टेप्स के लिए। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि चलें आपको एक एग्जाम्पल से भी एक करवा दूं और फिर इन मुख्तलिफ एग्जाम्पल से भी हम कर लें। अब देखिए, हमने लेक्सिकल एनालिसिस में डिफरेंट एग्जाम्पल ली, लेकिन अब हम सिंटैक्स एनालिसिस में एक डिफरेंट इस स्टेटमेंट को पिक कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट को पिक करके हमने कहा कि जी इसकी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ये बनती है, ये जो हमने यहाँ पे लिखी दी है कि एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, ठीक है। और फिर हमारे पास है एक्सप्रेशन है जो कि असल में नंबर है, और फिर ऑपरेटर जो है वो आपके पास ये सब चीजें हो सकती हैं। ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है जिसमें हम असल में एक ग्रामर का रूल बताते हैं कि असल में हमारे पास दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन OP एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि कोई एक्सप्रेशन है और दरमियान में कोई ऑपरेटर है और फिर कोई और एक्सप्रेशन है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन है 6 और फिर दरमियान में एक ऑपरेटर है, और 8 + 4 भी एक एक्सप्रेशन है और उसके अंदर दरमियान में फिर एक ऑपरेटर है। तो हमारे सेंटेंस का रूल ये है कि एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब अगले लाइन में लिखा हुआ है अगला रूल कि एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन हो क्या सकता है, एक्सप्रेशन जी एक नंबर हो सकता है। हमारी ये रूल है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का। और ऑपरेटर क्या क्या हो सकता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी हो सकता है। यूजिंग दिस ग्रामर द सिंटैक्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज वेरीफाइड बाय डिराइविंग द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ग्रामर। दिस इज शोन इन 1.8। अब यहाँ पे आप देखें कि आपने किस तरह सिंटैक्स ट्री बनाया। अच्छा, आप ज्यादातर सिंटैक्स ट्री इसी तरह आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे और ज्यादातर बुक्स में इसी तरह होते हैं। और जो मैंने आपको यहाँ पे इस तरह वाला बताया था, ये वाला, ये दीज आर सेम, बट राइट नाउ यहाँ हमने किसी को अभी टोकन नहीं बनाए हुए। देखें, हमने एग्जाम्पल ही और लिया, अभी इसके हमने टोकन बनाए हुए नहीं, तो हम यहाँ एक्सप्रेशन और ऑपरेटर को ले रहे हैं। और ज़्यादातर ऐसे ही होता है आपकी बुक्स में, अपने अपने तरीके से है। तो हम अब ज़्यादातर मैं फोकस इसी बुक पे करूँगी जिससे अभी हम पढ़ रहे हैं, just because it is brief, because it is short, so that is why I am just focusing on this। तो अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगे तो वो मैं आपको दूसरी बुक से पढ़ाऊंगी। तो हम ज़्यादा मेनली आगे दो ही बुक्स को लेके चलेंगे। सो whatsoever would be needed, तो जब मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ तो आपके लिए पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होगा। अब हमने क्या किया, हम नीचे से इसको चेक करें कि देखें, सबसे पहले 2 नंबर्स आर बीइंग एडेड, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन। ऐड होके जो आंसर आएगा वो एक एक्सप्रेशन होगा, उसको आपने पैरेंथेसिस में इनक्लोज किया और वो एक एक्सप्रेशन बन गया। अब ये एक्सप्रेशन जो बना है ये मल्टीप्लाई होगा नंबर के साथ। मल्टीप्लीकेशन इज ऑपरेटर, 6 is a number is an expression. These two expressions after this operator make another expression. This is your syntax tree. I hope आपको समझ आ गई होगी और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा आपको। ठीक हो गया, तो ये syntax tree है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप semantic analysis भी करते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं वो
they check if they perform to ensure the parts of programs fit together meaningfully. And the semantic analysis checks semantics that whether language constructs are meaningful or not. ये ना हो कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसे हम लाजमी तौर पे चेक करते हैं. ऑन सीइंग अबव एक्सप्रेशन पार्सर लुक्स एट बाइनरी एडिशन एंड चेक्स वेदर टू ऑपरेंड्स आर प्रेजेंट. यानी सारी चीज़ें वो चेक करता है कि अगर ए है तो बी ना रिप्रेजेंट हो, ये वो सारी चीज़ें मतलब देखता है मीनिंग ठीक है कि नहीं ठीक, और उन सब चीज़ों को हम बहरहाल और हम बाकी सब चीज़ों को भी सिंबल टेबल में ऐड करते जाते हैं, यानी उस पर हम उनको रखते जाते हैं. फिर हम देखते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हम करते हैं. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं. अब इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के बाद वो कुछ इस तरह का लगने शुरू हो जाता है. अच्छा, वहाँ पे हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में टी कह रहे थे टेम्परेरी, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा टेम्परेरी 1, टेम्परेरी 2 और टेम्परेरी 3 कर दिया है कि टेम्परेरी 1 में हमने क्या किया, फिर टेम्परेरी 2 में, टेम्परेरी 3 में, टेम्परेरी 4 में आपने ये सब चीज़ें कर दी. I need to see that where is the sentence. अच्छा, अब द एग्जाम्पल ऑफ इसे 3 एड्रेस कोड भी कहते हैं बिकॉज इट यूजली कंटेन्स 3 थिंग्स लाइक टेम्परेरी, 0.5 टेम्परेरी और लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन दैम. तो आप हर एक में क्या करते हैं, 2 ऑपरेशंस को, 2 ऑपरेंड्स होते हैं, दरमियान में एक ऑपरेटर होता है, उनको परफॉर्म करवा के एक रिजल्ट आता है. 3 चीज़ें होती हैं उसमें, तो इस तरह हम इसे 3 एड्रेस कोड कहते हैं. तो अब आप ये देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट कोड आपके पास ये बन गया. उसके बाद आपने कोड को ऑप्टिमाइज़ किया कि अगर हमारे पास इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी, अगर कोई चीज़ मसला है तो हम उसे एफिशिएंटली इम्प्रूव वो कर लेते हैं. तो अब यहाँ पे ये ही सिर्फ एक इशू था कि मैंने आपको उस बुक से ये वाला करवाया कि अब आप फिर देखें कि इन दोनों की एग्जांपल्स जो हैं वो चेंज है. इसको आप इस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ये बात इन्होंने लिखी हुई है. कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, यहाँ पे भी देखिए आपको इन्होंने कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन लिखी हुई है कि आप किस तरह इस कोड को इसमें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबे लंबे काम हो रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे काम हो रहे हैं. ठीक हो गया, ये आप इस तरह कर सकते हैं. स्ट्रेंथ रिडक्शन इन्होंने मैथमेटिकल आइडेंटिटीज इस तरह आपको किया है. ये आप काइंडली एग्जांपल्स लाजमी देखिएगा और आपको समझ आ जाएंगे इस बुक से. उसके बाद है टारगेट कोड जनरेशन. हम जब आपकी कोड ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हम टारगेट कोड को जनरेट करते हैं, और टारगेट कोड को जनरेट करने के लिए हम काफ़ी सारे इश्यूज को भी देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें जो इश्यूज लिखी हुई, हैंडलिंग मशीन इंस्ट्रक्शन, तो सब चीज़ें देख के आप फिर क्या करते हैं, इसके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जनरेट करते हैं. और ये सब करने के बाद अच्छा, अब आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि हमारे पास इस हर एक टॉपिक पे, जैसे ये है अगर टारगेट कोड जनरेटर, तो हम इस पे चैप्टर पढ़ने वाले हैं. सो जस्ट डोंट वरी, गिव इट अ ब्रेक. उसके बाद है सिंबल टेबल मैनेजर एंड एरर हैंडलर. In addition to passing to the data from one phase to another, additional information acquired during the phases may be needed by later phases. The symbol table manager is used to store record for each identifier and produce encountered in the source program with relevant attribute. अब symbol table हर एक एंट्री को मैनेज करता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो IDE जिस तरह है वो उसको एट्रीब्यूट बनाता है और सिंबल टेबल में मैनेज करता है. अब इतनी डिटेल से इन्होंने अभी शुरू में नहीं बताया. वाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ कंप्लीट सिंबल टेबल. सिंबल टेबल को हम कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं, तो इसलिए उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. ये देखिए मेरे सारे ही कंटेंट्स खुले हुए हैं. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. मैं आपको फिर ना बताती. चैप्टर 1 ये आपके सारे ही मैंने खोल दिए. नहीं तो वैसे मैं आपको चैप्टर्स के नेम्स पहले भी दिखाए हैं, लेकिन मैं वैसे आपको एक दफ़ा बताना चाहती हूँ कि देखिए हमारा चैप्टर 9 है सिंबल टेबल वाला. ओह नो, अभी हम भारत इंट्रोडक्शन पे हैं. लेट मी गो टू द, हम हैं यहाँ पे. अच्छा जी, ये हम अभी कर रहे हैं. हाँ जी, हाँ कर रहे हैं. ओहो,
अच्छा जी, एरर हैंडलर जो है वो क्या करता है, एरर करता है और रिकवर करता है एरर से। और एरर हैंडलिंग वैसे हर एक फेज़ पे भी एरर हैंडलिंग होती है, तो हम उस हर एक फेज़ की एरर हैंडलिंग को गौर से देखते हैं और उसको साथ लेके चलते हैं। उसके बाद है 2 स्टेज मॉडल आपके पास है। I already told you, analysis and synthesis. Analyze the source program and convert into intermediate representation, generates the target program from intermediate representation. तो ये 2 phases हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि synthesis क्या है और analysis क्या है। और analysis में आपके पास ये 3 चीज़ें आती हैं, syntax, semantics and lexical analysis। और synthesis में आपके पास ये next 3 चीज़ें आ जाती हैं। और अब हम इन्हीं 3 चीज़ों को, इसे फ्रंट एंड और इसको बैक एंड भी कहते हैं। तो फ्रंट एंड में हमारे पास क्या क्या है, लेक्सिकल एनालिसिस, जस्ट रीड इट आउट कि ये सब क्या कर रहा है। ये देखिए, ये फ्रंट एंड है हमारे पास, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, टोकन सीक्वेंस, सिंटैक्स एनालिसिस, पार्स ट्री, सिमेंटिक एनालिसिस, और फिर आपके पास एक वो बन जाता है, ये है आपका फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर। और उसके बाद ये आपके पास सेमेंटिक एनालिसिस होता है और आपके पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। फिर आपके कंपाइलर का आ गया बैक एंड, और बैक एंड में आप क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, कंपाइलेशन और कोड जनरेशन। ये सब 3 चीज़ें जो हैं वो आप बैक एंड पे करते हैं। ठीक हो गया। सोर्स प्रोग्राम, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस। ये देखिए, एनालिसिस में इन्होंने बताया हुआ लैंग्वेज डिपेंडेंट फ्रंट एंड, और ये सिंथेसिस है, और ये टारगेट डिपेंडेंट बैक एंड है। अब आपके पास ये देखें, ये इस तरह इन्होंने बड़े मजे से इसकी हाफ इसको किया हुआ है। ये लैंग्वेज पे डिपेंड करता है और ये टारगेट पे डिपेंड करता है, और इस तरह आपके पास ये 2 चीज़ें जो है वो चल जाती हैं। उसके बाद आपके पास ये देखें, ये उन्होंने फिर से वो फेजेस, इसने इन्होंने भी एक एग्जांपल उसी तरह की हुई है। जस्ट हैव अ लुक एट द एग्जांपल। फिर आपके पास है डिज़ाइन फेजेस, डिज़ाइन पासेस है ऑफ रीटारगेटिंग। चलें, डिज़ाइन पासेस को आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये बता रही थी कि ये अब आपके सारे इंट्रोडक्शन में चीज़ें चल रही हैं, तो वी विल जस्ट कीप देम ब्रीफ इनफ। रीटारगेटिंग में हमारे पास होता है क्रिएट मोर एंड मोर कंपाइलर्स फॉर सेम सोर्स लैंग्वेज पर फॉर डिफरेंट मशीन्स इज कॉल्ड रीटारगेटिंग। आप क्रिएट कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे रीड कर लें। क्रिएटिंग मोर एंड मोर कंपाइलर्स फॉर सेम सोर्स लैंग्वेज बट फॉर डिफरेंट मशीन्स इज कॉल्ड रीटारगेटिंग। इसका मतलब क्या है, आप इसमें रीटारगेट कंपाइलर इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस कंपाइलर भी आप इसको कहते हैं। The compiler can then be modified easily to generate code for different architectures, or the code generated is less efficient. इसकी एग्जाम्पल आपके पास है, आपके पास इधर नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं कि आपने डिफरेंट आर्किटेक्चर या डिफरेंट मशीन्स को हिट करना है। जैसे मैं यही चाहती हूँ कि सी का कंपाइलर हो, लेकिन वो डिफरेंट मशीन्स के लिए हो, तो उसके लिए हम जब कंपाइलर्स बनाएंगे तो वो आपके पास होगा रीटारगेटिंग। और इसी तरह आपके पास जो है बूट स्ट्रैपिंग है। अब यहाँ पे भी हम इसको पढ़ रहे हैं। अ कंपाइलर इज अ कम्प्लेक्स प्रोग्राम एंड इट इज नॉट डिजायरेबल टू यूज असेंबली लैंग्वेज फॉर इट्स डेवलपमेंट, रादर अ हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर राइटिंग कंपाइलर्स। हम ये सोचते हैं कि हम, क्योंकि ये खुद एक इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में। द प्रोसेस बाय विच सिंपल लैंग्वेज इज यूज्ड टू ट्रांसलेट मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम विच इन टर्न मे हैंडल इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम एंड सो ऑन इज नोन एज बूट स्ट्रैपिंग। And this statement is very well depicted by the diagram in this book. इस बुक की मुझे सिर्फ ये डायग्राम बहुत पसंद है जो यानी नहीं दी हुई, ये बूट स्ट्रैपिंग। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताई थी बूट स्ट्रैपिंग, कि आप एक कंपाइलर को कंपाइल करके एक कंपाइलर बनाते हैं, सॉरी कंपाइलर का कोड कंपाइल करके एक कंपाइलर बनाते हैं जो लेटर ऑन मजीद प्रोग्राम्स को कंपाइल करके ऐसे प्रोग्राम्स बनाता है जिसे आप इनपुट देते हैं और उससे आउटपुट आता है। तो ये देखें, यही बात इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। द प्रोसेस बाय विच सिंपल लैंग्वेज इज यूज्ड टू ट्रांसलेट मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स विच इन टर्न मे हैंडल इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स एंड सो ऑन इज नोन एज बूटस्ट्रैपिंग। और these facilities are offered by language to compile itself
इज एसेंस ऑफ द बूटस्ट्रैपिंग। आप उसी लैंग्वेज को इट सेल्फ कंपाइल कर सकते हैं। सी में सी का ही कंपाइलर आप लिख रहे हैं, और इसका मतलब कि वो जो कंपाइलर है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और सोर्स लैंग्वेज सेम है। इसे बूटस्ट्रैपिंग भी कहते हैं, उसको सेल्फ होस्टिंग कंपाइलर्स भी कहते हैं, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो अब उसके बाद हम ये टी डायग्राम पढ़ेंगे फर्दर ऑन कि किस तरह चल रही होती है। अभी तक के लिए अभी आपका इतना ही है। कोई क्वेश्चंस हो तो आप काइंडली पिछले लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन हो, इसमें से कोई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अच्छे तरीके से इस लेक्चर को पढ़ें। और बुक में आपकी CRs और GRs को मैंने फॉरवर्ड की हुई हैं, और काइंडली आप उनसे बुक्स जो हैं वो ले लें। थैंक यू सो मच।